हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि को पढ़ेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन है जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, प्रति वर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे। क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गांवों में, क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं तथा वे क्या काम करते हैं। यही वे तथ्य हैं कि जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। इसका 3 मुख्य कारक है। पहला हो गया आर्थिक कारक हो जाएगा। दूसरा हो गया भौगोलिक कारक हो गया। तीसरा हो गया सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ये आपका मेंस राइटिंग में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसिक की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी यह सत्य है। इनका कहना है कि एशिया में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर। लोग किस प्रकार वितरित हैं। वितरित मतलब हो जाएगा फैलाव। इस बात से लगाया जाता है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। मतलब ये आपका पृथ्वी हो गया, ये हो गया 10%, इसी में जनसंख्या निवास करती है। ये आपका 90%। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में से 6 एशिया में अवस्थित है। एशिया के इन 6 देशों को पहचानते हैं। यह आपका चीन हो गया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको को दिखाया गया है। लेकिन लेटेस्ट में भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। और एशिया के 6 देश कौन कौन सा हो जाएगा, चीन हो गया, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस आपका यूरोप प्लस एशिया दोनों में है। स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निद्रागमन होते हैं, मतलब सोते रहते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। किसके द्वारा बोला गया है, रॉल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा। ये अच्छा कोटेशन है, मेंस राइटिंग में काम आएगा। जनसंख्या का घनत्व भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल,
उदाहरण के लिए क प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1,50,000 है। जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा। घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इससे क प्रदेश के बारे में आपको क्या पता चलता है? क्या पता चलेगा? 1 किलोमीटर में 1500 व्यक्ति रहता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला भौगोलिक कारक, उसमें क्या हो जाएगा? जल की उपलब्धता। जल जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। भू आकृति, लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने की वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। जलवायु, अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। मृदाएं, उपजाऊ मृदाएं कृषि और इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहां कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? बिल्कुल, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र और कच्छ का रन हो जाएगा कहाँ? गुजरात में। आर्थिक कारक, उसमें हो गया खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तंबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। कटंगा एंड जाम्बिया किसके लिए है? तो तांबा के लिए। तांबा के लिए कहाँ है? तो अफ्रीका में है। ये पूछा गया प्रश्न है। नगरीकरण, नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। विश्व के विराट नगर प्रति वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करती है। फिर भी नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायक हो सकता है। नगरीय जीवन के कुछ कष्टदायक पक्षों को सोचिए। बिल्कुल, पहला हो जाएगा सड़कों पर जाम लगना। दूसरा हो जाएगा प्रदूषित हवा, पीने का पानी की कमी, मतलब स्वच्छ पानी को कह सकते हैं। चौथा हो जाएगा शहरी कचरे का दुर्गंध, एग्जाम्पल के लिए दिल्ली। पांचवा क्या हो जाएगा? बढ़ती झुग्गियाँ, एग्जाम्पल के लिए धारावी मुंबई महाराष्ट्र वाला। औद्योगिकरण, औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है।
इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। ये पूछा जाता है, कोबे ओसाका को हम लोग क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहित देते हैं। क्या आप अपने प्रदेश से ऐसे कुछ उदाहरणों को सोच सकते हैं? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। जनसंख्या की वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तनों को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम भारत की 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़ को 2011 की जनसंख्या 121.02 करोड़ में से घटाए, तब हमें जनसंख्या की वृद्धि 18.15 करोड़ की वास्तविक संख्या का पता चलेगा। जनसंख्या की वृद्धि दर यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र में विशेष दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि इक्वल टू क्या हो जाएगा? जन्म दर माइनस मृत्यु दर। प्राकृतिक वृद्धि हो जाएगा, ये पूछा जाता है, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि इक्वल टू जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवास। अशोधित जन्म दर CBR को प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है: अशोधित जन्म दर इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म डिवाइडेड बाय किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है: अशोधित मृत्यु दर इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में मृत्यु की संख्या डिवाइडेड बाय उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर को प्रभावित होती है। प्रवास जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां वे से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है।
और जिस स्थान में आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास अस्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। यह गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर तथा नगर से गांव की ओर हो सकता है। क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों एक अप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवास, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं? बिल्कुल, बेहतर ज़िंदगी के लिए, बेहतर ज़िंदगी के लिए, रोजी रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार को सुख सुविधा देने के लिए। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह हैं: प्रतिकर्ष कारक, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। अपकर्ष कारक, काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। जनांकीय संक्रमण, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण खेतीहर जनांकीय संक्रमण और नगरीय औद्योगिक। ग्रामीण खेतीहर में क्या क्या हो जाएगा? क्या हो गया? जन्म मृत्यु दर उच्च रहेगा और ये लोग क्या करेंगे? कृषि करेंगे और इसमें अशिक्षा रहेगा। और नगरीय में क्या हो जाएगा? जन्म और मृत्यु दर कम हो जाएगा और कृषि के जगह पे उद्योग और शिक्षा यहाँ रहेगा। चित्र 2.2 जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है। ये दिखाया गया है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को दिखाया गया है। आइए देखते हैं। अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर को दिखाया गया है। इधर वर्तमान विश्व के उदाहरण को दिखाया गया है। उच्च उतार चढ़ाव अवस्था 1 में दिखाया गया है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जन्म मृत्यु दर उच्च रहेगा और अशिक्षित रहेगा। कृषि करेंगे ये लोग। कौन कौन? बांग्लादेश, वर्षा वनों के आदिवासी। और आपका यहाँ पर जन्म दर उच्च रहेगा, जन्म दर उच्च रहेगा लेकिन मृत्यु दर कम रहेगा यहाँ पर पीरू में। और ये आपका यहाँ पर अगर जन्म दर 35 है तो ये डाउन हो रहा है यहाँ पर 15 पे, ये मृत्यु दर 15 हो रहा है। तो ये श्रीलंका, केन्या हो जाएगा अवस्था 2 में। अवस्था 3 में क्या हो जाएगा? निम्न उतार चढ़ाव है यहाँ पर, कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये आपका जनसंख्या के में प्राकृतिक वृद्धि को दिखाया गया है। और भारत कहाँ आएगा? तो अवस्था 2 में आएगा, अवस्था 2 में आएगा। और विकसित देशों का ये हो जाएगा अवस्था 3, विकसित देश, विकसित देश। ये पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा विकासशील देश किस में आएगा तो अवस्था 2 में आएगा, अवस्था 2 में आएगा। इसमें भारत आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा और केन्या आ जाएगा। और विकसित देश में, विकसित देश हो जाएगा अवस्था 3 में आ जाएगा, जिसमें यूएसए, कनाडा, जापान। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यु दर होती है।
क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। ये दिखाया गया आपको, यह अवस्था 2 में जन्म दर तो ऊंचा है लेकिन मृत्यु दर भी घट रही है। यहाँ पर 15 है, यहाँ 35 है, इसी को बता रहा है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मतरीयता में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाले शुद्ध योग उच्च होता है। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मतरीयता दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होती है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। यह आपका अवस्था थर्ड को बता रहा है, विकसित देश को, जिसमें यूएसए, जापान, कनाडा आता है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाता है। प्रचार, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। ये पूछा जाता है, परिवार नियोजन कौन से पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? चौथा में। उसका कार्यकाल हो जाएगा 1969 से 74। ये कौन सा मॉडल था? मॉडल था आपका अशोक रुद्र मेनन। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था आपका शिक्षा के मानकों में सुधार लाना। ये पूछा जाता है, शिक्षा के मानकों को सुधार लाना चौथा में है, और परिवार नियोजन चौथा पंचवर्षीय योजना में। थॉमस माल्थन ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। किसके द्वारा कहा गया था? थॉमस माल्थन के द्वारा। आइए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका। जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हो रहा है यहाँ पर, कितना? 2.5% से। और जनसंख्या घनत्व कहाँ ज़्यादा है? तो एशिया महाद्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? दक्षिणी पूर्व एशिया, यहाँ तो ज़्यादा भीड़ भाड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? कौन सा नहीं है? चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। बिल्कुल नहीं, 12 वर्ष लगे लगभग। तो दोस्तों, ये टॉपिक कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।